इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के आरोह जो पहली कविता है, जिसका एक भाग डिलीट हो चुका है, साल के सिलेबस में नहीं है, आत्म परिचय। परंतु दूसरी कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि प्रश्न पत्र में उस चैप्टर से, उस कविता से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उसको पढ़ें। तो इससे पहले कि हम उस कविता को पढ़ते हैं कवि परिचय को। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं, हम सभी उनको जानते हैं एक कवि के रूप में, और अमिताभ बच्चन जो सफल अभिनेता हैं उनके पिता के रूप में। तो इनका जन्म हुआ सन 1907 इलाहाबाद में, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो प्रकाशित हुई 1935 में, मधुबाला जो प्रकाशित हुई 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल तरंग, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दस्तवार से सोपान तक, आत्मकथा है उनके जो 4 खंडों में है ना। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये क्या है, अनुवाद है उनके, और प्रवासी की डायरी उन्होंने लिखी है, जो डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन हुआ सन 2003 मुंबई में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप सभी ने ये कविता पढ़ी होगी, बहुत प्रसिद्ध कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को, विक्षुब्ध मतलब परेशान दुखी, विकल मतलब व्याकुल, मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, अर्थात उन्होंने उनकी भावनाओं को कविताओं में प्रदर्शित किया। उन्होंने छायावत की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी, और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ये सब उनकी रचनाएं हैं। मधु कलश उनकी रचना है। मधु, यहाँ पे मधु का अर्थ है शराब, मधु कलश, और दुनिया को कहा है मधुशाला। जीवन एक तरह का मधु कलश है और दुनिया मधुशाला, और कल्पना क्या है, साकी अर्थात साथी है। कविता वह प्याला है जिसमें शराब को पिया जाता है ना। और जीवन क्या है, पाठक को पिलाया जाता है, ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। पीता कौन है, जीवन पीता है ना। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। अर्थात जीवन का जो भी रस है उसे सहृदयता के साथ खुलकर स्वीकार करें। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। काफूर मतलब गायब। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ
बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति है और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। पहली कविता हमारे सिलेबस से कट चुकी है, दूसरी कविता हम पढ़ेंगे। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति, प्रेम, कलह, लड़ाई झगड़ा, है ना। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। ये सब क्या है? विरोधाभासी है ना। उन्मादों में, उन्माद मतलब एकदम उत्साह, और अवसाद मतलब दुख। रोदन, रोना में राग, शीतल वाणी में आग। तो विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही विधान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, निशा निमंत्रण से लिए गए, उद्धृत मतलब लिए गए गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेष करके मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिक्षिप्त हो जाते हैं। मीनिंग समझो, किसी प्रिय आलंबन, किसी प्रिय से मिलने, उससे सामना होने की चाह में जो हमारे थके हुए कदम हैं, उनको आगे बढ़ाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें गति आ जाती है। यदि वह एक लक्ष्य ना हो, यदि वह कारण ना हो, तो हम और भी शिथिल हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय की गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं हम दूसरी कविता इनकी रचित, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है, एक पिक्चर है। देखो, इस पेड़ में एक छोटा सा घोंसला है। घोंसले में 3 बच्चे हैं और तीनों के मुंह खुले हुए हैं, अपनी माँ के इंतज़ार में, अपने माता पिता के इंतज़ार में कि वो दाना लेकर आएंगे, है ना। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात मत हो जाए, और अब मंजिल बहुत दूर भी तो नहीं है, यह सोच करके दिन भर का जो थका हुआ राही है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी ऑफिस में चाहे कहीं पे किसी तरह से भी श्रम करता रहा, वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ता है। और शाम का समय भी
बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन आता है। उसमें जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, संध्या के समय देखना, खड़े हो गए और देखते देखते अंधेरा हो जाता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा है उसके मन में क्या चलता रहता है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झाँक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। अभी आपने ऊपर एक पिक्चर देखी, एक चित्र देखा जिसमें क्या कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चों में एक आशा होगी कि हमारे माँ बाप दाना लेकर आ रहे हैं, है ना। यदि मनुष्य के रूप में देखें तो हम इंतज़ार करते हैं कि नहीं, अब पापा के आने का समय हो गया है, वो आ रहे होंगे, कुछ न कुछ लेकर आ रहे होंगे। नीड़ों से झाँक रहे होंगे, नीड़ मतलब घोंसला, चिड़िया का घोंसला आपने देखा। और यहाँ पे घोंसला यदि देखें तो घोंसला मतलब घर, तो अपने घर से बाहर उनकी नज़रें टिकी होंगी, हराहट पे उनको लग रहा होगा कि नहीं, अब पापा आ रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। और अपने बच्चों को याद करके कि नहीं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। और इससे जो थका हुआ पंछी है उसके पंखों में एक अलग जान आ जाती है। वैसे ही जो दिन भर का थका हुआ मज़दूर है, दिन भर का थका हुआ कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, उसके पैरों में एक नई उमंग, एक नई ताकत आ जाती है और वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की तरफ बढ़ता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे कवि बहुत निराश है, कहता है, क्या कहता है, मुझसे मिलने को कौन विवल, जिससे मिलने को लोग विवल हैं, व्याकुल हैं, उसमें एक नई जान आती है, वो वहाँ तक पहुँचना चाहता है, लेकिन मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए गतिमान हूँ, मैं किसके लिए जल्दी जल्दी घर जाऊँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। और जब यह विचार आता है कि मेरा इंतज़ार तो कोई कर ही नहीं रहा होगा, मैं किसके लिए घर भाग कर जल्दी जल्दी जाऊँ, है ना। तो ये विचार आते ही, यह प्रश्न आते ही पैर शिथिल हो जाते हैं, है ना। घर जाने का कोई कारण नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं, वहाँ मेरे अपने मेरी राह तक रहे होंगे। भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब हृदय, और विह्वलता मतलब व्याकुलता, हृदय को व्याकुल कर देता है। ये जब सवाल आता है कि मेरा कौन इंतज़ार कर रहा होगा, अर्थात घर में कोई नहीं है, समय तो अपनी गति से ही बीतेगा, लेकिन फिर पैरों में वो जान नहीं रह जाती है जो उस व्यक्ति के पैरों में रहती है, जिसके घर में उसके बच्चे, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा होगा। ये काफ़ी छोटी सी कविता थी और यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना। पहले पद में क्या कहता है कि हो जाए ना पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है। ये सारे भाव आते हैं और व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ना चाहता है। दूसरे काव्यांश में क्या कहता है, अपने घर को याद करता है कि घर में बच्चे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे। और इस विचार के आने से व्यक्ति के जो घर पहुंचने की गति है या कोशिश है, वो तेज हो जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम समेट के भागना चाहता है। और तीसरे पद में कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा, मेरा कौन इंतज़ार करेगा। और जब यह विचार मन में आता है तो पैर और भी शिथिल हो जाते हैं। इसके साथ ही यह कविता यहीं पे समाप्त हुई। धन्यवाद।